हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस। माय नेम इज विवेक गुप्ता। बच्चों, आज बिजनेस स्टडीज में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज डायरेक्टिंग। बच्चों, ये जो चैप्टर है डायरेक्टिंग, ये हमारे बिजनेस स्टडीज का सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। डायरेक्टिंग इज अ नंबर 4th फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, इससे पहले हमने मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन पढ़ा था, प्लानिंग। इसके बाद सेकंड फंक्शन पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग। फिर थर्ड फंक्शन पढ़ा, स्टाफिंग। तो अब मेरा नेक्स्ट चैप्टर जो आ रहा है, दैट इज नंबर 4th फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज डायरेक्टिंग। बच्चों सोचो, डायरेक्शन मतलब होता क्या है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग? तो डायरेक्टिंग वर्ड का मीन्स होता है डायरेक्शन देना। इसका मीन्स क्या होता है? डायरेक्शन देना। और सोचिए, हम ये डायरेक्शन किसको देते हैं? क्या हम डायरेक्शन मशीनों को देंगे या रॉ मटेरियल को देंगे? नहीं, हम ये डायरेक्शन किसको देते हैं? हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, इनको हम डायरेक्शन देते हैं। तो डायरेक्शन जो दिया जाता है वो कंपनी के स्टाफ को, सबऑर्डिनेट को, एम्प्लॉय को दिया जाता है ताकि वो अपना वर्क बेटर टू बेटर वे में कर सके। तो बच्चों, डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अपने एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्शन देना, उन्हें गाइडेंस करना और उन्हें बेटर टू बेटर वर्क करने के लिए मोटिवेट करना। बच्चों, हमने पिछले चैप्टर स्टाफिंग में पढ़ा था कि एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट कैसे होता है, उसका सिलेक्शन कैसे होता है और उसको ट्रेनिंग कैसे दी जाती है। अब सोचिए कि हमने एम्प्लॉय का सिलेक्शन कर लिया और उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर दिया और अब वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट टाइम आ रहा है वर्क करने के लिए। तो सोचना, क्या वो आते ही काम करना स्टार्ट कर देगा? क्या नहीं, पहले हमें उसको कुछ डायरेक्शन देना पड़ता है। उसे अभी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं पता, हालांकि उसने ट्रेनिंग ले लिया है, लेकिन उसको अभी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं पता। हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, हमारी कंपनी किस टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, उसका हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल होगा, उसकी राइट्स, ड्यूटीज, अथॉरिटीज क्या होगी। ओके, तो इन सभी चीजों के बारे में हमें उसको गाइडेंस करने की जरूरत पड़ती है और यही काम होता है बच्चों डायरेक्टिंग का। तो डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम अपनी कंपनी के जो भी ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, यानी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, वर्कर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, इनको हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइडेंस करते हैं और इनको बेटर वर्क करने के लिए इंकरेज किया जाता है। एंड दैट इज वर्क इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। ओके, तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन हमने कैसे दिया है कि डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस। डायरेक्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ एक्टिवेटिंग ह्यूमन रिसोर्सेस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी कंपनी में जो भी ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, बच्चों ह्यूमन रिसोर्सेस का मीन्स एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको हम लोग एक्टिवेट करते हैं, उन्हें हम लोग एक्टिवेट करते हैं। तो डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ह्यूमन फैक्टर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, उनको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। ये एक्टिवेट बच्चों क्यों करते हैं? क्योंकि मानी बात है कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, अगर इनको इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन या इंकरेज नहीं करेंगे तो क्या होता है, कुछ टाइम वर्क करने के बाद धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, डिस्करेज हो जाते हैं, डल पड़ जाते हैं, लेजी हो जाते हैं। तो इन्हें टाइम टू टाइम एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है। ओके, तो डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं हम लोग? तो डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने जो भी ह्यूमन रिसोर्सेस हैं उन्हें एक्टिवेट करने का काम करते हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। हम उन्हें, अपने सबऑर्डिनेट को एक्टिवेट क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपने बिजनेस के ऑब्जेक्ट को अचीव कर सके। हमारे बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अचीव करने के लिए अपने एम्प्लॉइज, वर्कर्स या जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए, उनको एक्टिवेट करने का काम डायरेक्टिंग कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अपने बिजनेस के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हम अपने एम्प्लॉइज, वर्कर या सबऑर्डिनेट को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। ठीक है, ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर सकें। ओके, हमने इसको एक और तरीके से डिफाइन किया है। डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग द इंस्ट्रक्शंस, गाइडिंग, मोटिवेटिंग and leading the staff
इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी स्टाफ है उनको इंस्ट्रक्शन देना, उन्हें गाइडेंस करना, उन्हें मोटिवेट करना और उन्हें लीड करना, ये काम होता है डायरेक्टिंग का। ओके बच्चों, तो देखो डायरेक्टिंग में एक्चुअली 4 चीजें आ जाती हैं। डायरेक्टिंग में 4 चीजें आती हैं। क्या चीज आती है? इंस्ट्रक्शन देना यानी सुपरविजन, गाइडेंस करना या लीड करना लीडरशिप, मोटिवेट करना मोटिवेशंस एंड कम्युनिकेशंस। ये 4 एलिमेंट्स हमारे इस डायरेक्टिंग फंक्शन में आते हैं। सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशंस। ये 4 चीजें हमारे इस डायरेक्टिंग फंक्शन में आती हैं, जिसके बारे में लोग आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्टिंग वर्ड का मीन्स क्या हुआ कि अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए हमारी कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी स्टाफ है उनको इंस्ट्रक्शन देना, उन्हें गाइडेंस करना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें लीड करना, ये होता है डायरेक्टिंग। अब बच्चों एक बात सोचिए कि ये डायरेक्टिंग, ये जो फंक्शन डायरेक्टिंग का, ये एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन से होता है। ये हमारा एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है जो कि एक सुपीरियर अपने जूनियर्स को देता है। ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा टॉप टू बॉटम चलता है। सुपीरियर अपने जूनियर्स को या ये सीनियर अपने जूनियर्स को यहाँ पर डायरेक्शन देता है। जैसे मानिए हमारी कंपनी का जो मोस्ट एग्जीक्यूटिव पर्सन है वो कौन है? डायरेक्टर। हमारी कंपनी का मोस्ट एग्जीक्यूटिव पर्सन है डायरेक्टर, ये सबसे बड़ा ऑफिसर है। तो ये डायरेक्शन देगा अपने नीचे के पर्सन को, कौन? जनरल मैनेजर, जीएम। फिर जनरल मैनेजर डायरेक्शन देगा अपने नीचे के पर्सन को, कौन? मान लीजिए प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर डायरेक्शन देगा अपने नीचे के पर्सन को, सुपरवाइजर। एंड सुपरवाइजर डायरेक्शन देगा वर्कर्स को। ओके, सो ये जो डायरेक्टिंग फंक्शन होता है ये ऑलवेज टॉप टू बॉटम चलता है। सुपीरियर या सीनियर डायरेक्शन देते हैं अपने जूनियर्स को। तो देखो डायरेक्टर डायरेक्शन देता है जीएम को, जनरल मैनेजर को, जीएम डायरेक्शन देता है प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर डायरेक्शन देता है सुपरवाइजर को, और ये डायरेक्शन देता है वर्कर्स को। तो डायरेक्शन का जो फ्लो होता है वो हमेशा टॉप टू बॉटम चलता है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं नेचर एंड फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, कि डायरेक्टिंग के फीचर्स क्या है और नेचर क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहले हमने दिया डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। बच्चों डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन होता है मैनेजमेंट का जिसमें जो एक्शनेबल फंक्शन होता है, जो एक्शनेबल फंक्शन है यानी इसमें तुरंत एक्शन लिया जा रहा है, ये एक्शन लिए जाने वाला फंक्शन है। मैनेजमेंट के जो अदर फंक्शन है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है या कंट्रोलिंग है, वो क्या होते हैं? दैट इज प्रिपरेशन टू एक्शन। वो एक्शन लेने के लिए प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन उसमें हम करते हैं। जबकि डायरेक्टिंग में ये एक्शन लेने वाला फंक्शन है। इसमें हम लोग अपने एम्प्लॉइज को, वर्कर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उन्हें गाइडेंस कर रहे हैं कि सर आपको इस तरह से काम करना है, ये काम आपको करना है। तो ये एक एक्शनेबल फंक्शन है, इसमें एक्शन लिया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट परवेसिव फंक्शन। बच्चों परवेसिव फंक्शन का मीन्स होता है कि डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर अप्लाई होता है। ये मैनेजमेंट के हर एक लेवल में अप्लाई होता है, फिर चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो या लोअर लेवल मैनेजमेंट हो। हर एक सुपीरियर, सीनियर अपने जूनियर्स को ऑर्डर देता है। टॉप लेवल वाला डायरेक्शन देगा मिडिल लेवल वालों को, मिडिल लेवल वाला डायरेक्शन देगा लो लेवल वालों को, और लो लेवल डायरेक्शन देगा सुपरवाइजर या वर्कर्स को। तो ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो मैनेजमेंट के हर एक लेवल में अप्लाई होता है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल, तीनों लेवल में ये फंक्शन अप्लाई होता है। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बच्चों मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शन की तरह ये फंक्शन भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, यानी ये कंटिन्यू चलने वाला फंक्शन है। ऐसे नहीं होता कि हमने अपने वर्कर को या एम्प्लॉयज को एक बार डायरेक्शन दे दिया तो मेरा काम खत्म हो गया, नहीं।
मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो कुछ टाइम वर्क करने के बाद डिस्करेज हो जाते हैं, डर पड़ जाते हैं, लेजी पड़ जाते हैं, तो उनको फिर से पंच करना पड़ता है, उनको बार बार पंच करना पड़ता है, फिर उठो, जागो, काम करना स्टार्ट करो, बेटर काम करो, उनको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, उनको गाइडेंस करना पड़ता है, उनको बार बार इंकरेज करना पड़ता है। तो बच्चों ये भी एक ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यू चलने वाला फंक्शन है। हमें बार बार अपने एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को इंकरेज करने की जरूरत पड़ती है, उनको गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत पड़ती है। तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। नेक्स्ट, ह्यूमन फैक्टर। बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि जो डायरेक्टिंग फंक्शन होता है, इसमें जो डायरेक्शन देते हैं वो डायरेक्शन किसको देते हैं? किसी मशीनों को डायरेक्शन दिया जाएगा या रॉ मटेरियल को डायरेक्शन दिया जाएगा? नहीं, इसमें जो डायरेक्शन देते हैं वो ह्यूमन फैक्टर यानी एम्प्लॉइज, वर्कर या अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जूनियर्स हैं, हम उनको डायरेक्शन देते हैं। तो बच्चों ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि ह्यूमन फैक्टर से रिलेटेड होता है। इसमें जो डायरेक्शन दिया जाता है एम्प्लॉय या वर्कर या सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, क्रिएटिव एक्टिविटी। बच्चों डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जो अवेयरनेस से रिलेवेंट है। जो अवेयरनेस से रिलेवेंट है, इसमें हम लोग अपने एम्प्लॉय को अवेयरनेस करते हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी क्रिएट करते हैं। हम अपने एम्प्लॉय को बेटर टू बेटर वर्क करने के लिए यहाँ पर इंकरेज कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनको गाइडेंस कर रहे हैं। तो डोंट यू थिंक दैट मीन्स कि यहाँ पर उनको, जो हमारे एम्प्लॉय हैं, उनके अंदर बेटर टू बेटर वर्क करने के लिए एक अवेयरनेस आता है। तो डायरेक्टिव एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम अपने एम्प्लॉय को बेटर वर्क करने के लिए अवेयरनेस करते हैं, एक क्रिएटिविटी फंक्शन होता है। एंड लास्ट पॉइंट, एग्जीक्यूटिव फंक्शन। बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि जो डायरेक्टिंग होता है वो हमेशा सीनियर जूनियर को देता है। डायरेक्शन सीनियर से जूनियर चलता है, यानी टॉप लेवल ऑफिसर अपने से जूनियर वाले को डायरेक्शन देगा, वो अपने से नीचे वाले को डायरेक्शन देगा और ये अपने से नीचे वाले को डायरेक्शन देगा। तो ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एग्जीक्यूटिव पर्सन अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन देता है। इसका फ्लो जो होता है वो हमेशा टॉप टू बॉटम चलता है। तो ये एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, मैनेजमेंट के द्वारा या एग्जीक्यूटिव पर्सन के द्वारा लिए जाने वाला फंक्शन होता है। ठीक है, दैट इज एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो बच्चों ये होगा हमारे नेचर एंड फीचर्स ऑफ डायरेक्शन। ये बच्चों हमारा इस चैप्टर के लिए नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डायरेक्शन। बच्चों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस होने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका जो डायरेक्टिंग फंक्शन है इट मस्ट बी इफेक्टिव। हमारा जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो मोस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। बच्चों अगर मेरा डायरेक्टिंग फंक्शन इफेक्टिव होता है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो अगर हम ये चाहते हैं कि मेरा डायरेक्टिंग फंक्शन इफेक्टिव हो तो इसके लिए हमें कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने पड़ते हैं। अब वो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं वो मुझे देखने हैं। ठीक है, देखो बच्चों कि इफेक्टिव डायरेक्शन के लिए हमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं। देखिए, नंबर फर्स्ट प्रिंसिपल आता है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल डायरेक्शन की जो टेक्निक होनी चाहिए वो ऐसी टेक्निक होना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सकें टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हमारे वर्कर, एम्प्लॉइज अपना मैक्सिमम एफर्ट्स दे सके, ऐसी डायरेक्शन टेक्निक होना चाहिए। ओके, तो हम इस तरह की डायरेक्टिंग टेक्निक यूज करेंगे जिससे हमारे जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, वो मैक्सिमम एफर्ट्स करेंगे, मैक्सिमम एफर्ट्स कर सकें टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो बच्चों हमारे एम्प्लॉय या वर्कर मैक्सिमम एफर्ट्स या मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं कि उनको मॉनेटरी वे में या उनको नॉन मॉनेटरी वे में आप उनको इनकरेज करें, मोटिवेट करें, जिससे वो बेटर टू बेटर वर्क कर सके। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस
प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिंग टेक्निक ऐसा होनी चाहिए जिससे कि हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉइज अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे टुवर्ड्स द अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बच्चों, इट इज वेरी इसेंशियल फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉइज वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके बीच एक हार्मनी यानी उनके बीच एक यूनिटी होना चाहिए। ये मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जितने वर्कर काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनके बीच में यूनिटी इस्टेब्लिश करना, उनके बीच हार्मनी लाना। बच्चों सोचिए, हमारी कंपनी में जो भी वर्कर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो डिफरेंट एटीट्यूड्स के हैं, डिफरेंट क्वालिटी के हैं और डिफरेंट क्वालिफिकेशन के हैं, और वो डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। अब कुछ एम्प्लॉय परचेज वाला वर्क देख रहे हैं, कुछ एम्प्लॉय सेल वाला वर्क देख रहे हैं, कुछ एम्प्लॉय प्रोडक्शन वाला वर्क देख रहे हैं। तो मैनेजमेंट क्या करता है कि वो उनको इन सब को इस तरीके से डायरेक्शन देता है कि वो सारे एम्प्लॉयज आपस में मिलकर काम करेंगे और उन सब का जो फाइनल ऑब्जेक्ट है, जो फाइनल एम है, वो सेम होगा। अब वो क्या होगा? मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ बिजनेस, मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ बिजनेस, मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफरेंट क्लास के जो एम्प्लॉयज हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो मैनेजमेंट उनको इस तरीके से डायरेक्शन दे कि वो सारे एम्प्लॉयज का जो फाइनल एम है वो सेम हो जाए। अब वो फाइनल एम क्या होना चाहिए? मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का मींस क्या हुआ कि सारे एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट है वो सेम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल every employees must receive the order and instructions only from one boss, only from one boss, या कहिए only from one superior। बच्चों, हर एक एम्प्लॉय को जो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन मिलता है वो ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस एक ही बॉस से या एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए। यानी दैट मीन्स कि आप कह सकते हो इसे इस तरह भी कि ही विल बी रिस्पॉन्सिबल, he will be accountable only for one boss। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो भी हमारी कंपनी में एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, उनके बॉस एक होने चाहिए। हर एक एम्प्लॉय के ऊपर एक बॉस होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके दो या दो से ज़्यादा बॉस होंगे, दो या दो ज़्यादा सुपीरियर होंगे, तो ही विल बी कंफ्यूज कि किसके ऑर्डर को फॉलो करना है और किसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करना है। जैसे बच्चों मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, इसके एक डायरेक्टर मैं बॉस हूँ, अब मेरे एक ब्रदर हैं वो भी बॉस हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे जो वर्कर काम कर रहे हैं अब उनके दोनों बॉस हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वर्कर को मैं भी कोई ऑर्डर देता हूँ और मेरे ब्रदर है वो भी कोई ऑर्डर देते हैं। एक बार क्या हुआ कि मैंने अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर दिया कि ऐसा है कि आज कोचिंग इंस्टीट्यूट में सफाई होनी है, सफाई वाला काम होना है, फटाफट सफाई पे लग जाओ। इतना कह के मैं चला गया। कुछ दिन बाद मेरे भाई साहब आए, मेरे ब्रदर आए, उसने उस एम्प्लॉय को ऐसा है कि सब काम काज छोड़ो और सीधे घर चले जाओ, वहाँ कुछ गेस्ट आए हुए हैं, वहाँ कुछ काम करना है। तो सोच रहे बच्चों, अब दोनों बॉस हैं उसके लिए, मैं भी बॉस हूँ वो भी बॉस है। अब दोनों ने अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए, ऑर्डर दिए। मैंने उससे कहा यहाँ पर साफ सफाई कर लीजिए, और मेरे भाई साहब ने कहा कि सर आप घर चले जाइए, वहाँ पर गेस्ट को अटेंड करिए। तो क्या होता है, क्या हुआ कि वो जो एम्प्लॉय था उसने कुछ भी काम नहीं किया, उसने कुछ भी काम नहीं किया, वो गया आराम से जाके सो गया, क्योंकि उसको पता था कि अगर किसी भी बॉस का ऑर्डर नहीं मानेंगे तो हमको तो पनिशमेंट मिलेगा। तो उसको लगा कि जब सब पनिशमेंट हमको मिलना ही है तो काम ही क्यों करें, उसने कोई काम नहीं किया। तो बच्चों प्रॉब्लम क्या हो गई कि उस एम्प्लॉय के ऊपर दो बॉस हो गए। अब वही बात ये प्रिंसिपल कहता है कि एवरी एम्प्लॉय मस्ट बी receive the order from one boss, he will be responsible for only for one boss। ओके, तो डायरेक्टिंग टेक्निक ऐसा होनी चाहिए कि किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस हो, उसको एक ही फ्लो से ऑर्डर मिलता हो, तभी वो अपने वर्क को बेटर वे में कर सकेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। बच्चों एक बार याद रखना कि डायरेक्शन की जो टेक्निक होती है
डायरेक्टिंग की जो टेक्निक होती है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में सेम टेक्निक अप्लाई नहीं हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन या तो ये बिजनेस टू बिजनेस एंड एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयज, ये डायरेक्शन टेक्निक डिफरेंट होती है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, हमारा बिजनेस कैसा है और हमारे जो वर्कर या एम्प्लॉय हैं उनके नेचर, उनकी क्वालिटी, उनकी क्वालिफिकेशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शन टेक्निक चूज करना होता है। तो बच्चों हमारे ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए, हमारे बिजनेस को देखते हुए और हमारे एम्प्लॉय के नेचर, उनकी क्वालिटी को देखते हुए जो बेस्ट टेक्निक होना चाहिए वो टेक्निक हमको यूज करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक, अकॉर्डिंग दिस प्रिंसिपल कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, हमारे बिजनेस के हिसाब से, हमारे एम्प्लॉय वर्कर के हिसाब से जो सबसे बेस्ट डायरेक्टिंग टेक्निक होना चाहिए वो हमको चूज करना होगा। याद रखिएगा डायरेक्टिंग टेक्निक हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट हो सकती है। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन में हम अपने एम्प्लॉय को इनकरेज करने के लिए उनको मॉनिटरी वे में हम उनको मोटिवेट करते हैं, जबकि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉय को इनकरेज करने के लिए हम नॉन मॉनिटरी वे में हम उनको इनकरेज करते हैं। तो हमारा जो डायरेक्शन टेक्निक है वो अकॉर्डिंग टू बिजनेस नेचर एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस या अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयज वो डिफरेंट होता है। तो जो सबसे बेटर टेक्निक होगी हमारे बिजनेस को देखते हुए वो हमको सिलेक्ट करना होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैनेजरियल कम्युनिकेशन। बच्चों इफेक्टिव डायरेक्शन के लिए अगर हम चाहते हैं कि मेरे डायरेक्टिंग फंक्शन इफेक्टिव हो तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। बच्चों इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो जो भी ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन अपने एम्प्लॉय वर्कर को देता है वो ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन एम्प्लॉय तक बेटर वे में पहुंच सके और एम्प्लॉय उस ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह समझ सके कि क्या ऑर्डर हमको मिला है, क्या काम करना है। और सेम वे अगर उस वर्क को करने में एम्प्लॉय को, वर्कर को कुछ प्रॉब्लम हो रही है या उसका कोई सजेशन है, कुछ कंप्लेन हो रही है, तो वो अपनी कंप्लेन या अपना सजेशन या अपनी प्रॉब्लम को टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचा सके। ऐसा हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो इफेक्टिव डायरेक्टिंग के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा, टॉप लेवल से जो भी ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दिए गए वो एम्प्लॉयज तक सही तरीके से पहुंच रहे हैं और एम्प्लॉय के भी जो कंप्लेन या सजेशंस हैं वो टॉप लेवल तक पहुंच रही है, ऐसा होना चाहिए, तभी हमारी डायरेक्टिव टेक्निक इफेक्टिव मानी जाएगी। ओके, नेक्स्ट यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों एक गुड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनफॉर्मल रिलेशनशिप का होना भी जरूरी होता है। अगर हम चाहते हैं कि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेटर वे में काम कर सके, एक गुड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करें, तो इसके लिए कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी एक फ्रेंडशिप इन्वायरमेंट होना चाहिए। एम्प्लॉयज अपनी बातों को खुल करके मैनेजमेंट सामने रख सके और मैनेजमेंट भी अपनी प्रॉब्लम को एम्प्लॉय तक दे सके, समझा सके। ऐसा एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप होना जरूरी है। तो अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश होता है, एक इनफॉर्मल रिलेशन बनता है, तो एम्प्लॉयज अपनी बातों को ऑफिसर्स तक दे सकता है और जो ऑफिसर है, जो सुपीरियर है, वो भी अपनी बातों को बेटर वे में जूनियर को बता सकता है, समझा सकता है। ठीक है, तो इफेक्टिव डायरेक्टिंग के लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को भी हमें यूज करना होगा, यानी इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लीडरशिप। बच्चों किसी भी कंपनी का जो डायरेक्टर होता है, जो पर्सन डायरेक्टिंग करता है, जो एम्प्लॉय को डायरेक्शन देता है, वो अपने एम्प्लॉय और अपने वर्कर के लिए डोंट यू थिंक लीडर की तरह होता है। वो अपने एम्प्लॉय के लिए जस्ट लाइक लीडर होता है और उसके जो भी एम्प्लॉय और वर्कर्स हैं वो अपने इस लीडर को, अपने डायरेक्टर को फॉलो करते हैं। वो
अपने एम्प्लॉय के लिए एक प्रकार का रोल मॉडल होता है। तो जैसा उसका एटीट्यूड होगा, जैसा उसकी थॉट्स होगी, जैसा उसकी वर्किंग होगी, वैसी वर्किंग, वैसी थॉट्स, वैसी एटीट्यूड फिर एम्प्लॉयज का भी होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जो पर्सन डायरेक्शन दे रहा है उसका एटीट्यूड, उसका काम करने का तरीका बेटर होना चाहिए एंड उसकी क्वालिटी, वो हार्ड वर्कर होना चाहिए। ही मस्ट बी मोस्ट सिंसियर एंड ऑनेस्ट पर्सन। तो अगर वो ऐसा होगा, यानी उसके अंदर एक लीडरशिप की सारी क्वालिटी होना चाहिए, उसके अंदर एक गुड लीडरशिप की सारी क्वालिटी होती है, तो फिर वो अपने फॉलोअर्स को भी बेटर वे में गुड डायरेक्शन दे पाएगा और उसकी डायरेक्शन टेक्निक ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो बच्चों, अगर हम चाहते हैं कि मेरी डायरेक्टिंग टेक्निक इफेक्टिव हो, अगर मेरा डायरेक्टिंग फंक्शन इफेक्टिव हो, तो इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे अंदर एक गुड लीडरशिप की सारी क्वालिटी होना चाहिए। दैट मीन्स वी मस्ट बी सिंसियर, हार्ड वर्कर एंड ऑनेस्ट। तो अगर हम हार्ड वर्कर हैं, ऑनेस्ट हैं, सिंसियर हैं, तो फिर हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, वो भी सिंसियर होंगे और हार्ड वर्कर होंगे। ओके, तो एक डायरेक्टर के अंदर एक गुड लीडरशिप की क्वालिटी होना चाहिए। एंड लास्ट प्रिंसिपल, फॉलो थ्रू। बच्चों, डायरेक्टिंग फंक्शन केवल ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन देने तक ही लिमिट नहीं है। इट इज नॉट सफिशिएंट कि आप अपने वर्कर एंड एम्प्लॉयज को डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन देते हैं, आपका काम यही पे खत्म नहीं होता है। बल्कि डायरेक्टिंग में ये भी आता है कि जो इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर एम्प्लॉयज को दिए गए, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें इस चीज को भी चेक करना होगा। जो इंस्ट्रक्शन दिए गए, जैसा भी ऑर्डर दिया गया, एम्प्लॉयज उसी तरीके से उस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा है कि नहीं, इस बात को भी मुझे सुपरवाइज करना है, देखना होगा। और अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रहा है तो उसको मॉडिफाई करना, अपने वर्कर को गाइडेंस करना, सुपरवाइज करना, ये काम भी डायरेक्टिंग में ही आता है। तो डायरेक्टिंग का काम केवल इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर देना ही तक नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि उस ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको भी हमको देखना होगा। ओके, सो दीज आर द बच्चों 8 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव डायरेक्शन। तो अगर हम चाहते हैं कि मेरा जो डायरेक्शन टेक्निक है, जो डायरेक्शन फंक्शन है, वो इफेक्टिव हो, तो हमें ये कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करने होते हैं। ओके बच्चों, तो होप सो आपकी बात समझ आ गई, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डायरेक्शन। ओके बच्चों, अब इस वीडियो के लिए हम लास्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन यानी डायरेक्शन के अंडर में क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखिए बच्चों, डायरेक्शन में 4 टाइप की एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। There are 4 types of elements of direction. ये 4 elements कौन से होते हैं? These are supervision, motivation, leadership and communication. बच्चों, इन चारों के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इसको थोड़ा हल्का फुल्का समझ लेते हैं, फिर इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है। देखिए बच्चों, फर्स्ट एलिमेंट आता है सुपरविजन। सुपरविजन में क्या होता है कि अपने एम्प्लॉयज को, अपने जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको ऑब्जर्व करना, उनको देखना, उनको ऑब्जर्व करना कि जैसा उनको ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन दिया गया था, क्या उस ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं या नहीं, यानी एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसा प्लान किया गया था, जैसा ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन दिया गया था, उस प्लान या इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वर्कर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसी को ऑब्जर्व करना। और अगर वैसा वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी एक्टिविटीज को मॉडिफाई करना। बच्चों, इस चीज को हम बोलते हैं सुपरविजन। दिस फंक्शन इज कॉल्ड सुपरविजन। तो सुपरविजन वर्ड का मतलब क्या हुआ कि ये देखना कि एम्प्लॉयज प्लान या इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उनकी एक्टिविटी को मॉडिफाई करना। दिस इज कॉल्ड सुपरविजन। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन। बच्चों, मोटिवेशन में क्या होता है? इनकरेजमेंट। मोटिवेशन में क्या हुआ? इनकरेज करना। हम चाहते हैं कि मेरे जो एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दें, अपना बेस्ट एफर्ट्स करें और अपनी कैपेसिटी का फुल यूटिलाइज करें। तो इस पर्पस के लिए हम उसको इनकरेज करते हैं। अब ये इनकरेजमेंट
हम उनको फाइनेंशियल वे में भी दे सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल वे में भी दिया जा सकता है। हमारा पर्पस ये होता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, वो अपने कैपेसिटी का, अपने जो भी उनका टैलेंट है उसका फुल यूटिलाइज करें, उनको इनकरेज करना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट, लीडरशिप। बच्चों व्हाट इज लीडरशिप? तो हम ये मानते हैं कि लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसके कारण कोई मैनेजमेंट अपने वर्कर्स को किसी काम को कैसे करना है इसके लिए वो बेटर वे में डायरेक्शन या गाइडेंस दे सकता है। ये एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसके द्वारा हम अपने वर्कर को किसी काम को कैसे करना है इसके लिए उनको सही गाइडेंस देते हैं। ओके, एंड दिस फंक्शन इज कॉल्ड लीडरशिप। ओके, एंड लास्ट आता है कम्युनिकेशन। बच्चों व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ओपिनियंस एंड थॉट्स बिटवीन द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज। मैनेजर और एम्प्लॉयज के बीच में जो भी उनके आइडियाज हैं, थॉट्स हैं या उनके जो भी इमोशंस हैं, उन एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं और ये प्रोसीजर कहलाता है कम्युनिकेशन। पर जो कम्युनिकेशन के थ्रू जो मैनेजमेंट होता है वो अपने ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस को सही तरीके से बेटर वे में एम्प्लॉयज तक पहुंचाता है और एम्प्लॉयज भी अपने जो भी प्रॉब्लम्स है या जो सजेशंस हैं वो उन प्रॉब्लम और सजेशन को टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचा पाता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है कम्युनिकेशन। ओके बच्चों, तो इन चारों एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज आज की वीडियो बच्चों बहुत लंबी हो रही है तो हम इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। दिस इज एंड ऑफ द वीडियोस। सो होप सो आज का टॉपिक आपको मेरा अच्छी तरह समझ में आ गया है। तो बच्चों हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं आपसे। गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।